हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपका इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर नंबर 4 जो एक ऑप्शनल पेपर है उसका एग्ज़ाम है 20 दिसंबर को और हम आज इसकी करने वाले हैं क्लास नंबर 6। आज जो बचे हुए सारे टॉपिक हैं आपके वो कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन। पेपर कैसा होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल पर लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या उसके एफिलिएटेड कॉलेज से, तो मैं इस चैनल पर आपको सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 की कंप्लीट तैयारी कराती हूं। और इसके अलावा जो लोग अब नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, सिंस आप लोग बीएड कर रहे हैं दिस मीन्स आप लोग सीटेट पेपर 2 देने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं आपको मैथ्स और साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कराऊंगी और साथ में हिंदी और इंग्लिश के भी कुछ पेडागॉजिकल क्वेश्चंस प्री वाईक्यूज करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसेबिलिटीज। इस पे क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग दिस डिसेबिलिटीज एंड डिफाइन लर्निंग डिसेबिलिटी एंड डिस्कस देयर एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन। ऐसे करके ये 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये 15 मार्क्स का है और ये 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, ये भी 5 मार्क्स का ऐसा आया हुआ है या 15 में है। मिला जुला के ये डिसेबिलिटी के ऊपर ये 3 तरह के क्वेश्चंस मुझे पीक बाई क्यूज में मिले हैं। तो चाहे आपका शॉर्ट में आए चाहे आपका लॉन्ग में आए, लॉन्ग में आएगा तो आप पूरा कंटेंट लिखेंगे, शॉर्ट में आएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटी इज अ फिजिकल, मेंटल, सेंसरी और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट दैट लिमिट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू परफॉर्म एवरीडे एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेट फुल्ली इन सोसाइटी। तो समझ में आ गया, डिसेबिलिटी मीन्स एबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम, और एबिलिटी में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ें हैं जो लिमिटेड हो जाती हैं। मीन्स फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, सेंसरी हो सकती है या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ठीक है, जो आपकी डेली एक्टिविटी या जो आपका पार्टिसिपेशन है सोसाइटी के लिए फुल्ली नहीं हो पाता, दिस मीन्स उसको लिमिट करती है। अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो हमने पढ़ा है, RPWD एक्ट, डिसेबिलिटीज रिफर टू लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट विथ दैट रिस्ट्रिक्ट्स पार्टिसिपेशन इन डेली लाइफ। तो हमारा जो RPDW एक्ट 2016 है वो डिसेबिलिटी को बताता है कि एक लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट है। ठीक है, जो हमारे जो पार्टिसिपेशन इन डेली लाइफ है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लाइंडनेस, हियरिंग लॉस, मेंटल इलनेस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड ऑटिज्म। इस तरीके से जो हमने RPTW एक्ट 2016 पढ़ा है उसमें टोटल 21 डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो आई होप कि आपने वो वाला वीडियो देखा हुआ है। ओके, नाउ आते हैं लर्निंग डिफिनेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब यहाँ पर हम लोग बात किसकी करने वाले हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, कि मीन्स लर्न करने सीखने में जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये किस तरह का डिसऑर्डर है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू एक्वायर, प्रोसेस और यूज़ इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। तो ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में होता क्या है, ये अफेक्ट करता है आपकी एबिलिटी को एक्वायर, प्रोसेस, जो कुछ भी बच्चा सीखता है उसकी प्रोसेसिंग में या जो भी इंफॉर्मेशन उसको दी जाती है उसको इफेक्टिवली प्रोसेसिंग उसकी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको LD भी बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। चिल्ड्रन विद LD हैव एवरेज और अबव एवरेज इंटेलिजेंस बट स्ट्रगल इन रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग और मैथमेटिक्स। तो देखिए यहाँ पर बच्चे की IQ में आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ेगी। जब आप बच्चा स्कूल में अपने पीयर्स के साथ खेलेगा, अपने इंटरेक्शन करेगा, आपको बिल्कुल वो नॉर्मल चाइल्ड ही दिखेगा। लेकिन उसकी दिक्कत कहाँ पे दिखाई पड़ती है, स्ट्रगल होता है कभी कभी रीडिंग, पढ़ने लिखने में, स्पेलिंग्स में या मैथमेटिक्स में। तो जहाँ पर रीडिंग में डिफ़िकल्टी होती है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, जहाँ पर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया, जहाँ पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं डिफ़िकल्टी इन मैथ्स। ओके, डिसकैलकुलिया। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि जब 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें सारी टाइप की डिसेबिलिटी लिखने के लिए बताते हैं। तो डिसेबिलिटी में फिजिकल डिसेबिलिटी अगर है तो लोकोमोटर डिफिकल्टी जैसे पोलियो और पैरालिसिस की, विजुअल इंपेयरमेंट है तो ब्लाइंडनेस और लो विजन की, हियरिंग इंपेयरमेंट है तो डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी 2 तरह की समझ सकते हैं। एक तो मेंटल रिटार्डेशन मीन्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जहाँ पर जैसे बोलते हैं ना कि दिमाग ही कम है, कि इतना कम है बिलो आईक्यू लेवल कि फिर वो बच्चा अपने डेली रूटीन के भी काम ढंग से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और दूसरा लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया एंड डिस्ग्राफिया।
नेक्स्ट आता है, इसमें आता है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी भी एक आती है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जहाँ पर डेवलपमेंट उतना प्रॉपरली बच्चे का नहीं है, इसमें आता है ऑटिज्म, जिसे आपने सुना होगा नाम, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जहाँ पर बच्चा अपना जो है सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता, वो स्पीच उसकी नहीं डेवलप होती है, मेंटल भी उसका पूरा ही तरह से इम्बैलेंस है, आप समझिए, वो मेंटली भी कनेक्ट नहीं करता, चीज़ों को नहीं समझता है। और दूसरा क्या है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसे ADHD भी बोलते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी पर भी आपको क्वेश्चन आ जाए। और मल्टीपल डिसेबिलिटी का क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, जैसे डेफ और ब्लाइंड, ठीक है। इसके अलावा ये मैं पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ही करा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो 5 मार्क्स में आया हुआ है, तो वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, जब पूरा आएगा 15 मार्क्स में तो आप उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स साथ में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 मार्क्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ही खाली पूछ दी हैं जो बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है। तो चलिए देख लेते हैं, डिले इन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, स्पीच, वॉकिंग और राइटिंग। अब जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन में क्या होता है, बच्चा 2 साल के अंदर बोलना सीखता है, वॉकिंग करना, राइटिंग करना, तो उसमें सब में डिले होने लगता है। डिफ़िकल्टी इन लर्निंग बेसिक स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। और जो बच्चे के एक नॉर्मल स्पेलिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स होती हैं लर्निंग की, सीखने की, अर्थमेटिक की, वो उसमें उसको परेशानी होती है। पुअर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, उसकी मेमोरी, याददाश्त बहुत कम होगी, उसे चीज़ें याद रखने में दिक्कत होगी, और साथ में वो एक जगह पे कंसंट्रेट होकर चीज़ें सीख भी नहीं पाएगा। लैक ऑफ सोशल एडजस्टमेंट एंड मे फील आइसोलेटेड, तो इस तरह के बच्चे कभी कभी अगर वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस है उनकी, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने में, सोशल एडजस्टमेंट करने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से वो क्या होंगे, आइसोलेटेड हो जाएंगे। स्लो इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन उनका वहाँ पर कम हो जाएगा, और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। लिमिटेड मोटर कोऑर्डिनेशन, तो मोटर कोऑर्डिनेशन मीन्स पेंसिल को होल्ड करके कई बच्चों को जो है बहुत ही गलत मतलब उनके जो लेटर्स हैं वो बहुत ही अलग अलग डायरेक्शन में बनते हैं, तो दिस मीन्स उनकी फाइन मोटर स्किल्स अच्छी नहीं है। कई बच्चे हैं जो रीडिंग तो बड़ी प्रॉपरली करते हैं, लेकिन वो लिखने में स्पेलिंग्स को नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो उनकी राइटिंग की प्रॉब्लम वहाँ पर आएगी। इसी तरह से बैलेंस, डिपेंडेंसी ऑन अदर डेली टास्क, कभी कभी डेली जो टास्क होते हैं उनमें भी उनको डिफ़िकल्टी होती है। इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है। लो एकेडमिक अचीवमेंट रहेगा ऐसा कंपेयर टू पीयर्स, एंड अनइवन लर्निंग प्रोसेस, मे डू वेल इन वन एरिया पुअरली इन अदर एरिया। तो ऐसा हो सकता है कि वो बच्चे म्यूज़िक में अच्छा कर लें, या उनका और किसी स्विमिंग अच्छी सीख लें, बट वो लर्निंग उनकी जो है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि उनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। बायोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम जो बच्चे होते हैं उनका जो है यही है, फ्रेजाइल एक्स या कुछ एक्स क्रोमोसोम जिसे बोलते हैं, एक्स्ट्रा आ गया। तो इस तरह से क्या होता है कि ये बच्चे जो है जेनेटिकली इनका ब्रेन एंड ऑल वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता, स्पीच, वॉकिंग, हर चीज़ इफेक्ट होती है। डाउन सिंड्रोम में बच्चे का जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो नहीं होता, तो ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। ब्रेन डैमेज ड्यूरिंग बर्थ, अब बर्थ के टाइम पर अगर ब्रेन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, या प्री मेच्योर बर्थ और लो बर्थ वेट, बर्थ के समय वेट बहुत कम है, या मॉल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय पे माँ को अच्छा खाना नहीं मिला, तो इससे भी कहीं ना कहीं बच्चे में वो चीज़ें ट्रांसफर होती हैं, तो इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल कॉजेज। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कॉजेज, लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल केयर, पुअर्टी एंड पुअर हाइजीन, लैक ऑफ स्टिमुलेशन इन अर्ली चाइल्डहुड, या एक्सपोजर टू टॉक्सिन, एक्सीडेंट एंड इन्फेक्शंस। तो कभी कभी डिसेबिलिटीज़ का जो कॉज है वो इन्वायरमेंटल भी हो सकता है एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिल पाई, गरीबी और जो है हाइजीन प्रॉपर नहीं हो पाया, या अर्ली चाइल्डहुड अच्छा नहीं गया, टॉक्सिन्स का एक्सपोजर हो गया, एक्सीडेंट्स में कुछ इन्फेक्शन हो गया एंड ऑल, तो भी उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉज, नेग्लेक्ट और अब्यूज, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, या लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो कभी कभी बच्चे को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल पाई, या एनवायरनमेंट में फैमिली का बैकग्राउंड एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल रहा, तो बच्चे का हो सकता है कि वो प्रॉपरली लर्निंग ना हो पाए। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा, मेडिकल डायग्नोज बाय डॉक्टर एंड साइकोलॉजिस्ट, ऑब्जर्वेशन, डिफिकल्टी इन स्पीच, विजन, हियरिंग और मूवमेंट। जब आप बच्चे की स्पीच में डिफिकल्टी देखेंगे, या विजन में, या हियरिंग में, या मूवमेंट में, तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। या कई बार ऐसा होता है कि बच्चा
तो आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, उसने एडिशन सब्सट्रैक्शन तो सीख लिया, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में, नॉर्मली वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होती है, लेकिन एक एज के बाद धीरे धीरे आप समझ में आ जाता है कि आप वर्ड में एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो इस केस में क्या है, बच्चे को रीजनिंग में प्रॉब्लम है। वो एडिशन सब्सट्रैक्शन तो बहुत अच्छे से कर रहा है, उसको चीज़ें जैसे मल्टीप्लिकेशन है उसने याद कर लिया है, डिवीजन याद कर लिया, लेकिन अब अगर लॉजिक लगाने की बात आई, रीजनिंग लगाने की बात आई, तो बच्चा वो रीजनिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या, वो इस तरह में डिफ़िकल्टी क्या हो गई, उसकी रीजनिंग में डिफ़िकल्टी हो गई। क्लासरूम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, पुअर ग्रेड रहेगी हमेशा, तो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, अगेन डिलेज, मोटर स्किल्स डिले होंगी, लैंग्वेज या सोशल स्किल्स। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हम लोग IQ टेस्ट करते हैं, बिहेवियर टेस्ट होते हैं, बहुत तरह तरह के हमने पढ़े। एजुकेशनल टेस्टिंग में रीडिंग, राइटिंग और मैथ परफॉर्मेंस में हम लोग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट लेते हैं बेसिकली, कि एक पैराग्राफ सुनाया फिर उनसे क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, टीचर्स रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नथिंग बिहेवियरल लर्निंग पैटर्न, लर्निंग पैटर्न्स, तो जहाँ पर हम नोटिंग बिहेवियर, सॉरी नॉट नथिंग लिख दिया, बोल दिया, तो नोट करना उनका पैटर्न, तो ऑब्वियसली उनकी जो लर्निंग की चीज़ें होंगी, पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा जो नॉर्मल बच्चे हैं क्लासरूम में। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चे जो डिसेबल्ड हैं। नेक्स्ट आ गया, अब इस तरह के बच्चों के लिए इंटेलेक्चुअल एजुकेशनल नीड्स के लिखने को आता है, तो कैसे लिखेंगे, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स एज पर इंडिविजुअलाइज्ड नीड्स। देखिए ये सारी चीज़ें वही हैं जैसे, लेकिन टॉपिक चूँकि आपके जो पूरे नोट्स हैं ये एज़ पर योर यूनिट के टॉपिक के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं, इसलिए हर एक टॉपिक को मैंने इंक्लूड किया। और मैं बताती चल रही हूँ कि जैसे हम लोगों ने कल फिजिकली हैंड डिसेबल्ड वाले में पढ़ा था, उससे पहले मेंटली रिटार्डेड में पढ़ा था, तो सेम ही बेसिकली यहाँ पर इनकी भी नीड वैसी ही होंगी। स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इनके लिए करे जाएंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन की जाएगी, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम रहेगा, मतलब बच्चे को पर्टिकुलर उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है आप एजुकेशन प्लान बनाएंगे। अब देखिए इस तरह के जो भी बच्चे हैं उनमें मेन बेसिकली उन स्लो लर्निंग होती है, उनको बार बार आप रिपीट कर करके समझाइए तो वो समझेंगे। और कहीं ना कहीं अगर रीजनिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो उनको फिर कोई राइटर चाहिए होगा, तब वो उससे अपना पेपर जो है लिख पाएंगे। अगर स्लो राइटर हैं तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, तब वो लिख पाएंगे। अगर कुछ चीज़ें पढ़ने में दिक्कत है तो उनको पढ़ के बताना पड़ेगा कि ये चीज़ है, देन वो उसको बता पाएंगे, आंसर को ओरली देंगे। तो तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। तो उन सब के लिए हमने एक जगह लिखते हैं यूज़ असिस्टिव डिवाइसेस जैसे ब्रेल, हियरिंग एड्स, व्हील चेयर। रेमेडियल टीचिंग में आप एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स का। स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और सेल्फ रिलायंस। स्मॉलर क्लास साइज फॉर पर्सनल अटेंशन, तो क्लास में बच्चों का जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कम रखेंगे जिससे पर्सनल अटेंशन देख सकें। यूज़ ऑफ टीचिंग मैथड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, चार्ट्स, प्रैक्टिकल। काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। इस तरह के बच्चों में को पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग रेमेडियल क्लासेस एंड ऑल प्रोवाइड कराई जाती हैं। और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के बेसिकली पहले तो पेरेंट ही नहीं है ये एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हाँ उनके बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है। मैंने देखे हैं कई केस जहाँ पर बच्चे पेरेंट्स इस बात को मानना ही नहीं चाहते हैं कि नहीं कोई लर्निंग डिसेबिलिटी, उनको लगता है कि बच्चा जो है वो बाकी सारी चीज़ें तो अच्छे से कर रहा है लेकिन पढ़ाई में वो शैतानी कर रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उसको तरह तरह के जो है फोर्स करते हैं। जैसा कि हमने देखी थी वो आमिर खान वाली पिक्चर डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसेबिलिटी, डिफिकल्टी इन रीडिंग, स्पेलिंग, रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंट। नॉर्मल इंटेलिजेंस है उनके अंदर, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जो रीडिंग, राइटिंग है, स्पेलिंग, रिकॉग्निशन है वो नहीं पहचान पा रहे हैं। जैसे चिल्ड्रन कन्फ्यूज लेटर B/D, P/Q, स्किप लाइन्स और रीड वेरी स्लोली। चाइल्ड रीड्स टैप एज पैट एंड डॉग एज गॉड। ठीक है, तो वही मैंने बोला कि पढ़ने में दिक्कत है। लेटर रिवर्सल, डिफिकल्टी इन फोनिक साउंड सिंबल रिलेशन, पुअर स्पेलिंग स्किल्स, लो एंड इनएक्यूरेट रीडिंग, एंड आती है डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंशन। तो इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, जहाँ पर रीडिंग डिसेबिलिटी है। दूसरी होती है डिस्ग्राफिया, जिसे राइटिंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। डिफिकल्टी इन राइटिंग स्किल्स सच एज हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, ऑर्गेनाइजिंग रिटन एक्सप्रेशंस। तो बच्चा इस तरह में मैंने देखा है बच्चों को कि बच्चा जो है क्या करता है कि वो पढ़ तो सब कुछ रहा है, लेकिन अगर आपने उससे लिखने को बोल दिया तो वो लिख नहीं पाएगा, क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं रह पा रहा है, स्पेलिंग वो याद ही नहीं कर पा रहा है, उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अ चाइल्ड राइट्स लेटर अनइवनली, मिक्सेस कैपिटल एंड स्मॉल लेटर एंड स्पेल्स द सेम वर्ड डिफरेंटली ईच टाइम।
दिस मीन्स उसको स्पेलिंग याद नहीं रहती है लेकिन पढ़ लेता है, तो इसको बोलते हैं डिसग्राफिया। ग्राफ से आप याद रखेंगे, जैसे ग्राफ बनाते हैं वैसे राइटिंग नहीं कर पाता। पुअर हैंड राइटिंग, इलेजिबल, पढ़ने लायक वाली हैंड राइटिंग ही नहीं लिखेंगे। इनकरेक्ट स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स एंड लेटर्स, स्पेलिंग एरर्स, डिफिकल्टी इन सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड प्रॉब्लम इन एक्सप्रेसिंग थॉट्स ऑन पेपर। तो पेपर पे वो अपने थॉट नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे, लेकिन अगर जनरली आप उनसे बात करेंगे तो वो पूरे प्रॉपर वैसे ही बात करेंगे। मे बी आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि बच्चे को ये डिफ़िकल्टी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट आती है डिस्कैल्कुलिया, जिसको बोलते हैं डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंड नंबर्स, कॉन्सेप्ट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। चाइल्ड कैन नॉट रिमेंबर मल्टीप्लिकेशन टेबल्स और कंफ्यूज सिंबल्स, सिंबल्स में कंफ्यूजन हो जाए तो कंफ्यूजन इन रिकॉग्नाइजिंग नंबर्स, डिफिकल्टी इन काउंटिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, स्ट्रगल विथ बेसिक अर्थमेटिक लाइक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एंड पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम, मनी, मेजरमेंट, इनएबिलिटी टू अप्लाई मैथ्स इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो जो इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पर बच्चा रियल लाइफ सिचुएशन में मैथ्स को अप्लाई नहीं कर पा रहा है तो उसे बोलते हैं डिसकैल्कुलिया। नेक्स्ट आती है डिस्प्रैक्सिया, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। तो डिफिकल्टी इन मोटर कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग मूवमेंट लाइक होल्डिंग अ पेंसिल, तो आपने पेंसिल को होल्ड करना, राइडिंग अ बाइसिकल, हार्ड टू टाई शूलेज, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, डेवलपमेंटल जो उसकी उनकी फिंगर्स की मूवमेंट है और जो मतलब बेसिकली फाइन मोटर स्किल्स उनकी उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं वो। पुअर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, क्लमजीनेस एंड फ्रीक्वेंट फॉल, बार बार गिरेंगे। डिफिकल्टी विथ फाइन मोटर स्किल, जैसे राइटिंग, बटनिंग, क्लोथ्स में बटन लगाना या राइटिंग करना, इन सब में उनको दिक्कत है, तो उसे बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। ट्रबल इन स्पोर्ट एक्टिविटीज़, डिलेइंग अचीविंग मोटर स्किल्स माइल्ड, जैसे कि बच्चे को शूलेस बांधने में दिक्कत हो रही है, पेंसिल को पकड़ने में दिक्कत हो रही है, डिले होती है इन सारी चीज़ों में। नेक्स्ट आता है डिस्फेजिया या उसे अफेजिया भी बोलते हैं, ये लैंग्वेज डिसेबिलिटी में आता है। इस पर क्वेश्चन, ये जो पूरा हम पढ़ रहे हैं इस पर सीटेट में भी क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में, सीडीपी में। ओके, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग यूजिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये बच्चे को डिफिकल्टी आ रही है बोलने में, लैंग्वेज में डिफिकल्टी, अपने आप को एक्सप्रेस करने में। कैन बी डेवलपमेंटल, या तो डेवलपमेंट के टाइम भी होता है या तो फिर ब्रेन में इंजरी आ गई उस केस में भी हो जाता है। अ चाइल्ड अंडरस्टैंड सिंपल वर्ड्स बट कैन नॉट फॉर्म सेंटेंस करेक्टली, तो सिंपल वर्ड्स में बात करेगा लेकिन पूरा सेंटेंस बना नहीं पाएगा। लिमिटेड वोकैब होती है, डिफिकल्टी इन फॉर्म करेक्ट ग्रामर, ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, पुअर वर्बल एक्सप्रेशंस एंड कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन इन क्लास, तो पूरा एक सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे, थोड़े थोड़े वर्ड्स में अपनी बात को कहेंगे, और जो है ग्रामर नहीं समझ में आएगी उनको, ग्रामर, इसे बोलते हैं लैंग्वेज डिसेबिलिटी या डिस्फेजिया। नेक्स्ट आता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसे बोलते हैं एपीडी, डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग साउंड्स। चाइल्ड हैज नॉर्मल हियरिंग बट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सिमिलर वर्ड्स, लाइन कंफ्यूजिंग कैट विथ कैप, और मिसिंग इंस्ट्रक्शंस इन अ नॉइजी क्लासरूम, ट्रबल फॉलोइंग ओरल इंस्ट्रक्शंस, डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विश सिमिलर वर्ड्स। तो बच्चे की हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है कि कैट और कैप उसको सिमिलर समझ में आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रगल होता है नॉइजी इन्वायरमेंट में, बहुत ज़्यादा अगर शोर वाला है तो उसमें जैसे कई बच्चे, आप खुद भी समझिए, अगर किसी ने बोला है कभी तो आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आपने उसको प्रॉपर्ली नहीं भी सुना है तब भी उसकी बात को सुन के आप माइंड में इंटरप्रेट करके आप समझ जाएंगे कि उसने क्या बोला है। समटाइम्स ऐसा होता है, लेकिन बच्चे के साथ अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो नहीं समझ पाएगा। फ्रिक्वेंटली आस्क फॉर रिपीटेशन, बार बार कहेगा क्या क्या क्या, लाइक दिस। मिसअंडरस्टैंडिंग स्पोकन मैसेज, तो बोले हुए मैसेज को मिसअंडरस्टैंड करेगा, समझ नहीं पाएगा। नेक्स्ट है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, डिफिकल्टी इन इंटरप्रेटिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन थ्रो आईसाइट इज नॉर्मल। आईसाइट नॉर्मल है, फिर भी जो है जो देख रहा है उसकी प्रोसेसिंग उसकी सही से नहीं हो पा रही है। अ चाइल्ड में कॉपी फ्रॉम द बोर्ड इनकरेक्टली लूज प्लेसेस वाइल रीडिंग, तो इस तरह के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, कॉपी करने में ब्लैक बोर्ड से डिफ़िकल्टी होती है। पुअर विजुअल मेमोरी, मतलब याद नहीं रख पाता, देखता है फिर भूल जाएगा। डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग रिटन वर्क, और पजल्स को, मैप को, डायग्राम्स को समझने में उसको प्रॉब्लम आती है। अब इस तरह में एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग, फोनिक्स एंड मेथड्स, मल्टी सेंसरी मेथड्स, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना पड़ेगा। लेसन को स्मॉल स्टेप में ऐसे बच्चों को समझाना पड़ेगा, एक साथ बड़ा सा अगर हमको समझाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। ये सभी के लिए कॉमन है जो डिसेबल्ड हैं, तो आप 8 से 10 ऐसे सेंटेंस एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के तैयार कर लीजिएगा जो आप सभी तरह की डिसेबिलिटीज़ में लिख सकते हैं।
इनकरेज कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को इनकरेज करना होगा, एक्स्ट्रा टाइम एग्जाम में देना होगा, यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ करना होगा जैसे ऑडियो बुक्स, कैलकुलेटर और टेक्स्ट टू यूज स्पीच। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको देख लेते हैं। ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट, इंटरेक्ट सोशली एंड बिहेव नॉर्मली। तो ऐसे बच्चों का बिहेवियर आपको नॉर्मल नहीं दिखेगा, वो बॉडी तो उनकी बड़ी होती जाएगी, बड़े दिखेंगे आपको, लेकिन जो है ना ही वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ना ही वो इंटरेक्ट कर सकते हैं और ना ही उनका बिहेवियर आपको नॉर्मल दिखेगा। इट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम बिकॉज सिम्टम्स रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। अब यहाँ पर जो है आपको माइल्ड से सीवियर सिम्टम देखने को मिलते हैं। कभी कभी बच्चे नॉर्मल आपको दिखेंगे, भले वो बात नहीं करेंगे, एक शांत शांति से बैठे होंगे, लेकिन कभी कभी वो वैसे बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ भी करने लगते हैं। तो डिपेंड ऑन माइल्ड टू सीवियर, इसीलिए इसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। अ चाइल्ड में अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, रिपीट द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन और अनयूजुअल अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म क्या होंगी? इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करेगा, हमेशा अकेले में खेलेगा। लैंग्वेज कम्युनिकेशन तो है ही रहेगी, उसको बोलने वोलने में दिक्कत होगी, डिले होगी स्पीच में, बार बार एक ही जैसे सबको बोलेगा। रिपीटेटिव बिहेवियर भी करेगा, रॉकिंग, हैंड फ्लैपिंग, रिपीटिंग रूटीन, सेम टाइम की चीज़ें बार बार करना उसे समझ में आएगा। फिक्स इंटरेस्ट रहेगा, एक्सट्रीम इंटरेस्ट इन वन टॉय नंबर, और किसी एक चीज़ पे इतना हो गया कि बार बार उसी को करा, मतलब रिपीटेटिव बिहेवियर ये करते हैं आपको। और बातचीत बहुत मैंने एक जिस बच्चे को देखा है वो तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ उसके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन था, एग्रेसिव था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस टू चेंज, तो यही है कि वो चेंज नहीं होना। अगर उनको एकदम से आपने उनकी एक सिचुएशन में वो चल रहे हैं और एकदम से आपने उनको मोल्ड किया, तो कहीं ना कहीं वो जो है उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाते, डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना। उनका अनयूजुअल रिस्पॉन्स होता है सेंसरी इनपुट, मतलब ओवर सेंसिटिव होंगे एकदम से, साउंड से, लाइट से, टॉर्च से, मे बी वो जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। अनइवन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, वेरी गुड इन सम एरियाज बट पुअर इन अदर्स। तो हो सकता है किसी एक में, जैसे मे बी आपने एग्जाम्पल सुना है कि नहीं सुना है, ऑटिस्टिक बच्चे ने किसी एक फील्ड में बहुत कमाल कर दिया, ठीक है, लेकिन नॉर्मल उसकी जो एबिलिटी है वो किसी से इंटरेक्ट भी नहीं कर सकता प्रॉपरली। इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मे नॉट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फ्रेंडशिप बन नहीं कर सकते, नीड फॉर स्ट्रक्चर्ड एंड प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट। तो अगर इनकी एजुकेशनल नीड की बात करेंगे तो अगेन वही आएगा, स्पेशल एजुकेशन देनी पड़ेगी, विजुअल शेड्यूल से, चार्ट, पिक्टोरियल इंस्ट्रक्शन से पढ़ाना पड़ेगा। फोकस करी जाती है इनकी सोशल स्किल ट्रेनिंग पर, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सोशल इंटरेक्शन में होती है। इनकरेज करते हैं इनकी कम्युनिकेशन को, कैसे? गेस्चर्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू और स्पीच थेरेपी। पिक्चर्स के थ्रू, इशारों में आप बात कर सकते हैं, गेस्चर्स के थ्रू इनको कम्युनिकेट किया जा सकता है। इनको प्रोवाइड क्या करना पड़ता है? स्ट्रक्चर्ड और प्रेडिक्टेबल रूटीन देनी पड़ती है, जैसे सेम टू सेम डेली उनको वैसा रूटीन फॉलो करवाना पड़ता है। ब्रेक करके इनको स्मॉल स्टेप्स में काम कराना सिखाना पड़ता है। पॉजिटिव इन रेनफोर्समेंट, बार बार सेम चीज़ को एंड बिहेवियर को जो आप चाहते हैं उसको बार बार दोहरवाना पड़ेगा। असिस्टिव टेक्नोलॉजी हर जगह है, साथ में टीचर को जो है इनकी सेंसरी रिड्यूस करना पड़ता है, इनका सेंसरी ओवरलोड इन द क्लासरूम। और क्लोज पेरेंट टीचर कोलेबोरेशन, इस तरह के बच्चों के लिए पेरेंट और टीचर दोनों का कोलेबोरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको ADHD भी कहते हैं। ADHD अगेन एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी बियॉन्ड नॉर्मल एज लेवल। तो इस तरह के बच्चे क्या होते हैं, एक जगह रुक के नहीं बैठ पाएंगे, उनका अटेंशन मीन्स अटेंटिव रह ही नहीं सकते, उनको कंसंट्रेशन फोकस में बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो हाइपर एक्टिव होते हैं। तो चिल्ड्रन विथ ADHD आर ऑफन रेस्टलेस, इजीली डिस्ट्रैक्टेड एंड स्ट्रगल टू कंप्लीट टास्क। तो बच्चे अपना काम जो आपको देंगे, सिंस वो इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो अपना पर्टिकुलर एक काम टाइम पर कभी कर ही नहीं पाएंगे। अ चाइल्ड फोकस कॉन्स्टेंटली लीव द सीट, बार बार उठ के खड़े हो जाना या क्लास में टहलने लगना, या मतलब अगर खड़े हैं तो पर्टिकुलर टाइम पे हिलते रहना, हर समय बात करना। तो इस तरीके से अगर कुछ उनके पसंद की बात आ गई तो ओवर एक्टिव हो जाना, उस पर बहुत हाइपर एक्टिवली रिएक्ट करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इंटरप्ट अदर्स, फॉरगेट होमवर्क डिस्पाइट बीइंग इंटेलिजेंट है लेकिन होमवर्क करना ही भूल जाएंगे, आ रहा है लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि अटेंशन नहीं है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी? इन अटेंशन, डिफिकल्टी सस्टेन अटेंशन इन टास्क, किसी भी टास्क को लग कर वो नहीं कर पाएंगे। केयरलेस मिस्टेक्स करेंगे स्कूल के कामों में और लापरवाही करेंगे। डिस्ट्रैक्टेड बहुत जल्दी हो जाएंगे, कोई भी जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रहे हो, हल्की सी आवाज़ आई तो तुरंत उनका ध्यान उधर की ओर चला जाएगा। फ्रीक्वेंटली चीज़ों को भूल जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस को, और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स इनकी पुअर रहती हैं। हाइपर एक्टिव रहेंगे ये,
फिजेट्स एंड स्क्वेरम्स इन अ सीट, सीट पर ही घूमेंगे इधर उधर, मतलब बैठ नहीं सकते शांत से। कांट सिट्स क्वाइटली, ऑलवेज ऑन द गो, हमेशा क्या करेंगे, कुछ कुछ बात करते रहेंगे। नहीं तो अगर आपने उनको जैसे चिल्लाया मना किया तो वो अपने मन में घुट 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 कुछ बात करते रहेंगे इस तरीके से। टॉक्स एक्सेसिवली, बहुत बात करते हैं। इम्पल्सिविटी, इंटरप्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस ऑन अदर्स, दूसरों के मामले में बहुत जल्दी इंटरप्शन, जैसे बोलते हैं ना, बातचीत में तुरंत इंटरेक्शन स्टार्ट कर देंगे। एक्ट करेंगे विदाउट थिंकिंग, इम्पेशेंट, डिफिकल्टी वेटिंग टर्न, अपनी टर्न का इंतजार किए बिना उनको इम्पेशेंट हो जाएंगे, तुरंत उनको दूसरे की बात में इंटरफेयर करना है। इस तरह के बच्चों के एजुकेशनल नीड्स क्या हैं? स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट अगेन होगा, क्लियर रूल और एक्सपेक्टेशंस उनको बतानी होंगी। शॉर्ट लेसन्स यहाँ भी रखने, क्योंकि बच्चे को अटेंशन में ही प्रॉब्लम है, बहुत लंबी लेसन्स तो उसके लिए मतलब उतनी देर बैठना ही उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इंटरेस्टिंग लेसन्स बनाने होंगे जिससे वो अटेंशन को ग्रैब करना उनकी होल्ड कर सकें। ब्रेक लॉन्ग टास्क इनटू स्मॉल चंक्स, और यूज़ करना है विजुअल एड्स का, चार्ट्स का, डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा के। फ्रीक्वेंट ब्रेक उनको देना पड़ेगा ड्यूरिंग स्टडी। इसके अलावा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब प्रेज करिए, रिवॉर्ड करिए। असाइन करो सीटिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास टू रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन, आगे की उसको बैठाइए अपने पास जिससे वो पीछे के बच्चों को देख के डिस्ट्रैक्ट ना हो जल्दी। चेक लिस्ट और प्लानर्स दीजिए होमवर्क में, जैसे बच्चे को इतना बताइए, चेक लिस्ट करके उसके बाद आपने ये कर लिया तो आप टिक करिए, वो नेक्स्ट काम करा तो उसको टिक करिए। प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम फॉर असाइनमेंट, उनको असाइनमेंट और एग्जाम के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, और पेशेंटली आपको इस तरह के बच्चों को डील करना होता है। एंड एम्पैथी। तो यूनिट 3 का जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग टू द यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका जो आता है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन द क्लासरूम, पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज, मीन्स पढ़ाएंगे। पेडागोजी मीन्स क्या होता है? शिक्षण शास्त्र, आप पढ़ाते कैसे हैं उस सब्जेक्ट को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसा आया हुआ। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्क्राइब द पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं। इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन स्कूल। इंक्लूसिव प्रैक्टिस मीन टीचिंग मैथड्स and school strategies that ensure all children, including those with a disability, socially disadvantaged and with special learning needs, can learn together in the same classroom। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग पूरी यूनिट में यही डिस्कस कर रहे हैं कि इंक्लूसिव प्रैक्टिस का मतलब यही है कि सभी बच्चे जो कि डिसेबल्ड हैं, सोशली डिसएडवांटेज्ड हैं, या लर्निंग विथ स्पेशल चाइल्ड हैं, किसी तरह की भी कोई अगर डिफरेंट हैं वो नॉर्मल बच्चों, सबको एक साथ पढ़ाना। ओके, तो इस तरह के बच्चों के लिए जो पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज लेनी पड़ती हैं वो देख लेते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सबसे पहली बात आता है यहाँ पर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, टीचिंग द सेम टॉपिक इन डिफरेंट वेज। एक ही तरह टॉपिक को कई तरीके से समझाए, पहले विजुअल्स दिखा के, ऑडियो सुना के, प्रैक्टिकल करके, टू सूट ऑल लर्नर्स, जिससे हर तरह के जो ग्रुप का बच्चा है, डिफरेंट वाला इंडिविजुअल भी समझ सके। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, पर्सनल गोल्स एंड स्ट्रेटजी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो बच्चे के लिए जो इस तरह के बच्चे हैं क्लास में, तो उनके लिए अलग से इंडिविजुअलाइज आप कुछ एजुकेशन प्लान बना सकते हैं। यूज़ मल्टी सेंसरी टीचिंग, मल्टी सेंसरी टीचिंग को यूज़ करना, जैसे चार्ट दिखा के, मॉडल दिखा के, वीडियोस दिखा के, और हैंड ऑन एक्टिविटी, यहाँ पर टच करके, देख कर, सुन कर, समझ कर, मल्टी सेंसेस से बच्चा सीखे। फ्लेक्सिबल करिकुलम ऐसे क्लास में होना चाहिए, अडेप्टिंग टेक्स्ट बुक, लेसन, असेसमेंट टू द एबिलिटी एंड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। पीयर ट्यूटरिंग करी जाती है, पेयरिंग स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट विद वीक वंस फॉर एकेडमिक एंड सोशल सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं उनको वीक के साथ एक ग्रुप बना गया, ग्रुप में एक प्रोजेक्ट दिया गया, तो दोनों बच्चे, वो उससे बच्चा जो वीक वाला है, एक तो वो वीकर प्रूफ नहीं होगा और साथ में वो स्ट्रॉन्ग के साथ में कुछ सीखेगा। रेमेडियल टीचिंग, ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प फॉर चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज। यूज़ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ब्रेल करिए, ऑडियो बुक, स्क्रीन रीडर, हियरिंग एड्स। कंटिन्यूस असेसमेंट रखिए ऐसे बच्चों का, ओनली नॉट फाइनल एग्जाम्स, ये तो हमने पढ़ा भी है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस असेसमेंट, CCE किया जाता है। तो यूज़ ओरल इवैल्यूएशन जिसे बोलते हैं, ओरल टेस्ट करिए, प्रोजेक्ट्स भी कराइए, एक्टिविटीज़ भी कराइए। पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट, इनकरेजिंग रेस्पेक्ट, टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन एंड लाइफ स्किल एजुकेशन, टीचिंग कम्युनिकेशन, सेल्फ केयर, प्रॉब्लम सॉल्विंग अलॉन्ग विथ एकेडमिक। तो सिर्फ एकेडमिक्स पे नहीं, को करिकुलर करानी है, जिसमें कम्युनिकेशन करने में, कम्युनिकेट करना उनको कैसे ईजी है, अपने सेल्फ केयर के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इस तरह की स्किल एजुकेशन बनानी है। तो ये पूरा पेडागोजिकल इसकी स्ट्रैटेजीज होती हैं। और जब आपको 15 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो जितने आगे का हम पढ़ रहे हैं ये सब आपको उसमें लिखना है। ठीक है,
लेकिन इस पर अलग-अलग भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने उनको भी यहाँ पर ऐड करा है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, हाउ इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ यूज़फुल इन इंक्लूसिव एजुकेशन? 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जब 15 में आएगा आप तो सब चीज़ों को आप ऐड करेंगे, ओके? कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ लर्निंग व्हेन स्टूडेंट वर्क टुगेदर इन अ स्मॉल ग्रुप टू हेल्प ईच अदर एंड लर्न। तो एक दूसरे की हेल्प करते हुए लर्न करना सीखेंगे। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम। ये हो गई हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग। अब इसमें कीज़ क्या हैं? सबसे पहले थिंक, पेयर, शेयर। स्टूडेंट पहले सीखेगा, थिंक करेगा इंडिविजुअली, देन डिस्कस इन पेयर्स एंड फाइनली शेयर विद द क्लास। तो पहले बच्चे अलग-अलग सीखेंगे ग्रुप में, उसके बाद फिर अपने आप पेयर में डिस्कस करेंगे, देन क्लास में शेयर करेंगे। जिगसॉ मेथड, अ लेसन इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ईच ग्रुप लर्न वन पार्ट एंड देन टीच अदर। तो इसमें क्या करेगा वो, एक लेसन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक ग्रुप एक को लर्न करके डिस्कस करेगा, टीच करेगा, दूसरा दूसरे को करेगा, इसे बोलेंगे जिगसॉ मेथड। पीयर ट्यूटरिंग, वन स्टूडेंट हेल्प अनदर लर्नर इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। तो एक बच्चा दूसरे की हेल्प करेगा, ट्यूटर बन जाएगा। पीयर मतलब सहपाठी। ग्रुप प्रोजेक्ट्स देना, स्टूडेंट वर्क टुगेदर कंट्रीब्यूटिंग अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। सर्कल टाइम, स्टूडेंट सिट इन अ सर्कल एंड शेयर आइडियाज एंड फीलिंग्स, प्रमोट इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट। ठीक है। रोल प्ले, ड्रामा कराना, हेल्प करना बच्चों को विद स्पेशल नीड टू पार्टिसिपेट एंड एक्सप्रेस। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप में कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके सिखाना। लर्निंग स्टेशंस, डिफरेंट एक्टिविटी कॉर्नर इन द क्लासरूम वेयर स्टूडेंट रोटेट एंड लर्न। तो क्लासरूम में डिफरेंट एक्टिविटी कॉर्नर बनाना जिसमें बच्चों को रोटेशन में लर्निंग सिखाना। बडी सिस्टम जिसे बोलते हैं, अ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इज पेयर्ड विद अ पीयर फॉर कांस्टेंट सपोर्ट। एंड स्मॉल ग्रुप डिस्कशन इनकरेजेस पार्टिसिपेशन ऑफ साई एंड डिफरेंटली एबल। तो बड़ी सिस्टम में क्या हो गया, एक जो स्पेशल नीड वाला बच्चा है उसके साथ एक बच्चे को साथ में जैसे पेयर बना के कि आप दोनों इस चेयर इस सीट पे बैठेंगे, आप दोनों इस पे बैठेंगे, तो उसको कांस्टेंट सपोर्ट वो प्रोवाइड कर सके। और स्मॉल ग्रुप डिस्कशन का मतलब है छोटे छोटे ग्रुप को बनाना और डिस्कस करना जिससे जो बच्चे शाई हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, वो भी आगे आए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये इसी चीज़ को कंक्लूजन में लिख देते हैं जिससे आपका कंटेंट थोड़ा बड़ा हो जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन बिकम सक्सेसफुल व्हेन टीचर्स यूजेस पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज लाइक डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, आईईपी, मल्टी सेंसरी टीचिंग along with cooperative learning strategies like jigsaw, buddy system, peer tutoring. These methods not only help children with special needs but also promote empathy, teamwork and equality among all learners. तो इससे क्या समझ में आया कि हमने कंक्लूजन में भी यही चीज़ें लिख दी, आपका कंटेंट भी बड़ा हो गया, आपका आंसर भी पूरा हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सारा पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज में ही है 15 मार्क्स में, लेकिन 5 मार्क्स में भी आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाला है। एक आया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीयर ट्यूटरिंग, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। ठीक है, वैसे तो ये पेडागोजी की ही एक स्ट्रेटजी है इंक्लूसिव एजुकेशन में, लेकिन अगर अलग से क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे और साथ में आएगा तो आप सबसे को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे, जैसे पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, इस तरीके से। तो देख लेते हैं। पीयर ट्यूटरिंग इज अ मेथड वेयर वन स्टूडेंट ट्यूटर हेल्प अनदर स्टूडेंट टू लर्न कॉन्सेप्ट्स, रिवीजन लेसन्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे की हेल्प करता है एज ए ट्यूटर। जैसे कुछ दो बच्चों को आपस में दे दिया गया, ठीक है आप काम करिए, फिर ये आपकी कॉपी चेक करेगा, ये आपसे सुनेगा। ठीक है, तो इस तरीके में क्या वो पीयर ट्यूटरिंग। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट चिल्ड्रन कैन ऑफन एक्सप्लेन थिंग्स टू ईच अदर इन वेज दैट टीचर मे नॉट। तो क्या होता है, कभी कभी बच्चे जैसे अपने गेम्स खेलते हैं तो एक दूसरे को समझाते हैं ना, अब आप ऐसा करोगे, मैं ऐसा करूँगा। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो बच्चे जिसको समझ में आ गया वो अपनी लैंग्वेज में, जैसे होता है बच्चों की अपनी लैंग्वेज है, उसमें उन बच्चे को समझा सकता है और कभी कभी जल्दी समझ में भी आ जाता है। अ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स हेल्प अ वीकर स्टूडेंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिख सकते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट टीचिंग, बिल्ड कॉन्फिडेंस फॉर बोथ ट्यूटर एंड लर्नर, इनकरेजेस कॉपरेशन, इनकरेज करता है फ्रेंडशिप को भी, कैन बी यूज फॉर रिवीजन, रेमिडियल वर्क और प्रैक्टिसिंग न्यू स्किल्स। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे आप एक बड़ी क्लास को ले रहे हैं या ट्यूशन ही कर रहे हैं, तो दो बच्चे हैं, एक को आप दोनों से लर्न करने को कहा, उसके बाद आपने कहा तुम इससे सुनोगे और ये तुमसे सुनेगा, या लिखने के बाद आपने कहा ये आपकी कॉपी चेक करेगा, आप इसकी कॉपी चेक करेंगे। तो दैट इज अ पीयर ट्यूटरिंग। इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम टू सपोर्ट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो इस तरह जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनमें ये यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट अगेन सोशल लर्निंग पर क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल लर्निंग, 5 मार्क्स पे, और ये आया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल लर्निंग, 5 मार्क्स पे। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं।
सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, सेज दैट चिल्ड्रन लर्न नॉट ओनली थ्रू डायरेक्ट टीचिंग बट ऑल्सो बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, इमिटेटिंग बिहेवियर एंड इंटरेक्टिंग सोशली। तो बच्चा सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप खड़े होकर उसको डायरेक्ट को टीच कर रहे हैं तभी वो सीखेगा। हम सभी जानते हैं कि बच्चे ऑब्जर्व करके बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं। बच्चे आते हैं नीचे अपने फ्रेंड से कुछ सीख कर आते हैं, कुछ टीवी में देखते हैं वहाँ से सीखते हैं, इमिटेट करने लगते हैं, नकल करने लगते हैं बिहेवियर देखकर, इंटरेक्शन से सीख जाते हैं। तो हम कहते हैं ना, हमने तो नहीं सिखाया, ये तुम कहाँ से सीख कर आए हो। तो बेसिकली वो दूसरे बच्चों के बिहेवियर को या दूसरे लोगों के बिहेवियर को इमिटेट करते हैं, दूसरों को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करते हैं और वहाँ से सीख जाते हैं। तो इसे बोलते हैं सोशल लर्निंग। अ चाइल्ड लर्न्स गुड मैनर, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय ऑब्जर्विंग पीयर और टीचर्स। ठीक है, तो लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लर्निंग हैपेंस थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। तो अब बच्चा ऑब्जर्व करता है, फिर नकल करता है, इमिटेट करता है, और मॉडलिंग, उसको मॉडल मतलब उसको मॉडल की तरह देखता है और खुद कॉपी करने की कोशिश करता है। पॉजिटिव रोल मॉडल्स, अब उसके रोल मॉडल्स क्या होंगे? या तो कोई टीचर्स को बहुत पसंद होगा, या पेरेंट्स को करेंगे, कभी कभी मम्मा का पापा का लोग करते, बच्चे करते हैं, पीयर्स बहुत पसंद हैं, तो ये सारे रोल मॉडल हो जाते हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर। तो इस तरह में अगर आप उसको रिवॉर्ड देंगे या पनिशमेंट देंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट उसका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होगा। इनकरेज ग्रुप एक्टिविटीज़, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव प्ले। तो इस तरह में सोशल लर्निंग किस चीज़ को इनकरेज करती है? ग्रुप एक्टिविटी को, कि बच्चे देख कर सीखते हैं तो हम उनको ग्रुप एक्टिविटी कराएंगे तो वो और अच्छे सीखेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग कराएंगे, एक दूसरे का ग्रुप बना के खेल खेल में, तो और अच्छे से सीखेंगे। तो सोशल लर्निंग इस चीज़ को इनकरेज करती है। और इससे बच्चों में क्या हेल्प मिलती है? सोशल स्किल्स भी, डिसिप्लिन भी, एम्पैथी अलॉन्ग विद एकेडमिक्स, और साथ में एक दूसरे बच्चों को समझते भी हैं, उसका अपने फ्रेंड की एम्पैथी भी इससे डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन ये आया हुआ है, मल्टी सेंसरी टीचिंग, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग। मीनिंग क्या है? मल्टी सेंसरी टीचिंग मीन्स यूज मोर देन वन सेंस, लाइक सीइंग, हियरिंग, टचिंग, मूविंग, स्पीकिंग इन द लर्निंग प्रोसेस। तो जब आप लर्निंग जो है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप एक से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग। एग्जाम्पल, टीचिंग अल्फ़ाबेट बाय शोइंग द लेटर्स विजुअली, देन सेइंग द साउंड ऑडिटरी एंड द ट्रेसिंग इट एंड टैक्टाइल काइनेस्थेटिक। सैंड पर आप बना के बताइए तो उस तरह से भी साथ में दिखाइए, फिर उसको गाना सुनाइए। तो उस तरह से एक से ज़्यादा सेंसेस का आप यूज़ करिए तो उसे बोलते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग। लाइक जैसे क्या है कि आप एक्टिविटी भी कर रहे हैं और साथ में गाना भी गा रहे हैं, और मतलब गा के तो आप सुना रहे हैं तो ऑडियो हो गया, पीछे वीडियो चल रहा है तो वीडियो भी है, साथ में आप एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो आपने क्या किया? यहाँ पर मूवमेंट भी दिखाया है, देखकर भी बताया और स्पीक भी किया, तो मल्टी सेंसेस वहाँ पर यूज़ होने लगे। इसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? इसमें विजुअल एड होगा, ऑडिटरी होगा, काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल मेथड्स होंगे। मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल। तो इस तरह से लर्निंग जो है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और याद करने जितनी देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि अगर आपने एक बार सुनी सुनाई चीज़ भले भूल जाए, लेकिन देखी हुई चीज़ अगर आपके सामने से निकल गई तो थोड़ा सा याद करना और ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए और इंटरेस्टिंग बन जाती है, और मेमोरेबल मतलब याद रखने वाली बन जाती है। अब रिटेंशन ज़्यादा रहता है उसका। इफेक्टिव होती है जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, और साथ में बेटर कंसंट्रेशन और अंडरस्टैंडिंग। जब 2-3 सेंसेस जो हैं एक ही चीज़ को लर्न करने में लगी हुई हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं उनका कंसंट्रेशन बेटर होगा और समझना भी ईजी होगा। और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, अगर मान लीजिए आप सिर्फ लेक्चर देंगे तो बच्चा बैठ के सुन रहा है तो ऑब्वियसली हो सकता है उसको सो ही जाए, लेकिन अगर उससे आप एक्सपेरिमेंट कुछ करा रहे हैं कि चलो अब आपको ये करना है, या उसको आप गाना सुना रहे हैं, उससे कह रहे हैं अब तुम्हें भी एक्टिंग करनी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वो एक्ट में अपना जो है मूवमेंट कर रहा है, गा भी रहा है, तो बोल भी रहा है, मूवमेंट भी कर रहा है, तो क्या हो रहा है? एक्टिव पार्टिसिपेशन है यहाँ पर बच्चे का। ओके, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगेन क्वेश्चन, लास्ट ये टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है 15 मार्क्स में, देख लेते हैं। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग सस्टेन एंड सस्टेनिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, सस्टेन नहीं होगा, क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस एंड रोल ऑफ टीचर, पेरेंट एंड कम्युनिटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो 15 मार्क्स पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। बार बार कहती हूँ कि आपको एक दूसरे से टॉपिक को रिलेट करके लिखना है, तो आपके लिए कंटेंट भी इजी हो जाएगा और याद करना इजी हो जाएगा। सारी पॉइंट वाइज आप चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा और आराम से वहाँ पर आंसर लिख कर आइएगा। सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं।
ठीक है। तो क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस क्या होंगी? इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस मींस प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर। ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन या प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा है, पहले तो आप उसको लिख दीजिए पूरा। हमने कितना सारा पढ़ा है, एक दो डेफिनेशन भी डाल सकते हैं अगर आपको 15 मार्क्स में क्वेश्चन मिलता है, जो हमने यूनिट 1 में पढ़ा है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट बढ़ जाएगा। फिर क्या है? टू मेक इट सक्सेसफुल। अब इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना है? टीचर, पेरेंट और कम्युनिटी सबके इंपॉर्टेंट होते हैं रोल। एक तरह से तो नहीं बन पाएगी कि खाली टीचर क्लास में खड़ा हो जाए। रोल ऑफ टीचर कैसा रहेगा? टीचर आर द सेंट्रल पिलर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देयर रोल इंक्लूड्स क्रिएट अ वेलकमिंग क्लासरूम वेयर एवरी चाइल्ड फील रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। तो हर बच्चा जहाँ पर रिस्पेक्टेड फील करे और वैल्यूड फील करे, मतलब जब बच्चा क्लास में घुसे तो उसका मन करे स्कूल जाने का। इस तरह का एनवायरनमेंट टीचर को बना के रखना है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देने हैं, मॉडिफाई करना है टीचिंग मेथड को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लर्नर नीड्स, जैसे विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक या स्पेशल नीड। इसके बाद इंक्लूसिव स्ट्रैटेजीज लाइक कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, ग्रुप वर्क, मल्टी सेंसरी, इन सब का ध्यान रखना है, यूज़ करना है। करिकुलम एडेप्टेशन, सिंप्लीफाइंग कंटेंट एंड प्रोवाइडिंग अल्टरनेट वेज ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो करिकुलम को एडेप्टेबल बनाना है कि बच्चे को सिंप्लीफाई करके पढ़ाएं, अल्टरनेटिव वेज से बच्चों को सिखाएं। असेसमेंट मॉडिफिकेशन, प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम, ओरल टेस्ट, एक्टिविटी बेस्ड एवेल्युएशन। बच्चे का इस तरह से एक्टिविटी करा के, ओरल टेस्ट लेकर और एक्स्ट्रा टाइम देकर आप उसका असेसमेंट थोड़ा सा मॉडिफाइड रख सकते हैं। इनकरेज पीयर इंटरेक्शन, बच्चों को फ्रेंडशिप करने पर, कोऑपरेटिव ग्रुप में सीखने पे आपको इनकरेज करना है। आइडेंटिफाई स्पेशल नीड्स अर्ली एंड कोलैबोरेटिंग विद स्पेशल एजुकेटर्स। अगर क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जिसको आपको दिख रहा है कि नॉर्मल उस पढ़ाई में उसको कुछ दिक्कत है, दिस मीन्स आपने ऑब्जर्व कर लिया, फिर आप उसको स्पेशल एजुकेटर के पास भेज सकते हैं। काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरिंग चिल्ड्रन डेवलप कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। तो देखिए, बच्चे को इमोशनल सपोर्ट हर उसमें चाहिए होता है। हर बच्चा आपसे प्रेज चाहता है। छोटी छोटी चीज़ों पे अगर टीचर प्रेज करता है तो उसके लिए वो बहुत मैटर करता है। घर आके वो जैसे बताते हैं छोटे बच्चे, टीचर ने आज स्माइली दिया, आज स्टार दिया, तो ये क्या है? उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उनको बहुत इससे अच्छा लगता है। मेंटेनिंग अ बायस फ्री एटीट्यूड। अब बायस फ्री मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक को दे रहे हैं ज़्यादा और दूसरे को नहीं दे रहे हैं। आपको अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, बच्चे को सभी बच्चे के साथ एक जैसा व्यवहार करना है। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लर्निंग न्यू मेथड्स ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। और साथ में बच्चे को, टीचर को खुद भी अब नए नए मेथड्स देखने हैं, सीखते रहने हैं, जो आपके जो फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव टीचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया टीचर का रोल। नाउ हम लोग पढ़ लेते हैं रोल ऑफ पेरेंट। पेरेंट्स आर द फर्स्ट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो हम सबको पता है कि सबसे पहले बच्चा अपने घर में ही सीखता है, एंड देयर रोल इज इक्वली इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइल्ड, देयर चाइल्ड्स एबिलिटीज रैदर देन लिमिटेशन। तो अब क्या है, एज ए पेरेंट सबसे पहले आपको अपने बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करना है, ना कि उसकी लिमिटेशंस पे या वीकनेसेस पे। कोलैबोरेशन विथ टीचर टू सपोर्ट लर्निंग एट होम। और टीचर के साथ कांटेक्ट में रहना है कि जो टीचर वहाँ पढ़ा रहा है तो घर पे आप उसको और ज़्यादा जो है उसी को रिवाइज करा सकते हैं, उसी मेथड्स को आप भी कर सकते हैं, जिससे टीचर का काम भी थोड़ा और आसान हो जाए। प्रोवाइडिंग अ सिमुलेटिंग एनवायरनमेंट विद बुक्स, एजुकेशनल गेम्स एंड सोशल इंटरेक्शन। तो बच्चों को आप घर पे एक्टिविटी वाली बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, एजुकेशनल गेम्स दे सकते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इन्हांस हो जाए। साथ में इनकरेजिंग इंडिपेंडेंस, बच्चे को थोड़ा इंडिपेंडेंट बनने के लिए उसको हेल्प करें। लेटिंग चिल्ड्रन डू सम थिंग्स बाय देमसेल्व्स, कुछ उनको काम घर में दें, खुद वो करें। जब बच्चा छोटे छोटे घर के काम अपने आप करता है तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, अरे मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। मेंटेनिंग हेल्दी कम्युनिकेशन, लिसनिंग टू द चाइल्ड्स प्रॉब्लम एंड सपोर्ट इमोशनली। बच्चे की प्रॉब्लम को आपको समझना है। वे बोलते भी हैं हम कि माता पेरेंट्स को फ्रेंड्स की तरह बच्चों से बात करनी है, उनकी चीज़ों को समझना है, सुनना है, सपोर्ट देना है इमोशनली, और जो ऐसे आप दे सकते हैं वो तो देना ही देना है। पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल एक्टिविटीज़ लाइक पेरेंट टीचर मीटिंग एंड इंक्लूसिव इवेंट्स। सो जहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग है, स्पोर्ट्स डे है, एनुअल डे है, तो वहाँ पर आपको जाके बच्चे के साथ में पार्टिसिपेट करना है, उसे भी करवाना है और खुद भी वहाँ पर जाके अटेंड करना है। सपोर्टिंग थेरेपी एंड रेमेडियल मेजर्स व्हेन नीडेड, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और काउंसलिंग। अगर बच्चा किसी तरह से लर्निंग डिसेबल्ड है या किसी तरह की उसको रेमेडी की ज़रूरत है तो आप उसमें उसको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। अवॉइडिंग ओवर प्रोटेक्शन और नेग्लेक्ट, और ना ही बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड होना है और ना ही नेग्लेक्ट रखना है, बैलेंस करके चलना है, केयर और इंडिपेंडेंस दोनों में। रीइंफोर्समेंट क्लासरूम लर्निंग एट होम। तो क्लासरूम में जो लर्निंग कराई गई है, जो समझाया गया उसी के घर में प्रैक्टिस कराइए, रीडिंग कराइए, राइटिंग कराइए, डेली लिविंग स्किल्स। ठीक है।
और साथ में एडवोकेटिंग फॉर चाइल्ड्स राइट्स इन द एजुकेशन सिस्टम एंड सोसाइटी, और साथ में बच्चों के जो राइट्स हैं एजुकेशन लेने के लिए सोसाइटी में और उसमें उसको की वकालत करते रहिए, मतलब उसको प्रमोट करते रहिए। नेक्स्ट आता है लास्ट आपका रोल ऑफ द कम्युनिटी। द कम्युनिटी प्रोवाइड द सोशल एनवायरनमेंट इन विच इंक्लूसिव एजुकेशन फ्लोरिश। नंबर 1, अवेयरनेस प्रोग्राम टू रिड्यूस स्टिग्मा एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट डिसेबिलिटी। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग तो ये रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है। वो सोचते हैं कि वो शैतानी कर रहा है, इसलिए नहीं, वो पढ़ नहीं रहा है, वो मस्ती कर रहा है, इस तरह से पेरेंट्स बोलते हैं। जबकि बच्चे को सच में कोई ना कोई लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जो समझ में नहीं आती है। तो इस तरह से कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी का क्या रोल होगा कि वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, रिड्यूस करे कि किसी तरह के स्टिग्मा जो एक सोशल जो है आपके पास वो होता है, पेरेंट्स के ऊपर एक दबाव होता है सोसाइटी का, किसी तरह के मिसकंसेप्शन से बचें। प्रोवाइड रिसोर्स लाइक कम्युनिटी सेंटर्स, लाइब्रेरीज, लोकल एनजीओज फॉर स्पेशल सपोर्ट। अगर बच्चे स्पेशल नीडेड हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, तो कम्युनिटी में सेंटर्स होने चाहिए, लाइब्रेरीज होने चाहिए, लोकल एनजीओज होने चाहिए जो बच्चों को रिसोर्स प्रोवाइड करा सकें। इंकरेजिंग इंक्लूसिव वैल्यूज़ थ्रू कैंपेन्स, कल्चरल इवेंट्स एंड सोशल मीडिया। और इंक्लूसिव वैल्यूज़ और जो एजुकेशन है उसमें जो है उसको कि वैल्यूज़ को इंकरेज करना चाहिए। कम्युनिटी का रोल यही आएगा, कैंपेन करे, कल्चरल इवेंट्स कराए या सोशल मीडिया के थ्रू। सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैरियर फ्री स्कूल्स, रैम्प्स, एसेसिबल ट्रांसपोर्ट। इन्वॉल्विंग कम्युनिटी लीडर्स इन स्प्रेडिंग एक्सेप्टेंस ऑफ इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। और साथ में कम्युनिटी जो लीडर्स हैं उनको भी आगे बढ़ के आना चाहिए, और जो इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस हैं उनको एक्सेप्ट करके और उनके बारे में क्या उसके फ़ायदे हैं, किस तरह से हम कर सकते हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर कराना चाहिए। वॉलंटियरिंग का मतलब कम्युनिटी मेंबर्स हेल्पिंग इन क्लासरूम एक्टिविटीज़, रीडिंग सेशंस, वोकेशनल ट्रेनिंग। कम्युनिटी मेंबर्स इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन विथ स्कूल, ऑफरिंग वर्कशॉप्स, फंडिंग और प्रोवाइडिंग स्पेशलिस्ट। तो कहीं कहीं पे जो है कुछ एजेंसीज होते हैं जो स्कूल के साथ कोलैबोरेशन करती हैं, उनको काउंसलर्स अपने प्रोवाइड करते हैं, कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराएंगी, पेरेंट्स के लिए भी कहीं कहीं कराए जाते हैं कि पेरेंट्स को अवेयर कराया जा सके इन सारी चीज़ों के बारे में। और साथ में स्पेशलिस्ट प्रोवाइड कराएंगे। इंश्योरिंग सेफ्टी एंड इक्वलिटी, प्रोटेक्टिंग चाइल्ड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग और इंक्लूजन। और साथ में एज ए कम्युनिटी रोल यही होता है कि आप इंश्योर करें कि जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं प्रोटेक्ट करें उनको, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा उनके साथ, कहीं उनका कोई बच्चा परेशान तो नहीं कर रहा है, किसी तरह का कुछ एक्सक्लूजन तो नहीं है, उनको अलग थलग तो नहीं बैठाया जा रहा है। तो इस चीज़ों को इंश्योर करना, सेफ्टी और इक्वलिटी। और सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, एज ए कम्युनिटी हमारा भी रोल बनता है कि हम जो भी डाइवर्सिफाइड बच्चे, डाइवर्स जो रीज़न से बच्चे आए हुए हैं, डिफरेंट एबिलिटी के हैं, कल्चर के हैं, बैकग्राउंड के हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज करें और साथ में उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। लास्ट है 10th पॉइंट, बिल्डिंग पार्टनरशिप बिटवीन स्कूल, पेरेंट्स, एनजीओस एंड गवर्नमेंट बॉडीज़। तो कम्युनिटी का रोल यही हो जाता है कि सबके बीच में एक कनेक्शन बना के रखना, पार्टनरशिप टाइप बिल्ड करना, स्कूल में, पेरेंट्स, एनजीओस और गवर्नमेंट बॉडी। कंक्लूजन में हम यही लिख सकते हैं, क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड जॉइंट एफर्ट्स। सबका जॉइंट एफर्ट है। टीचर्स बिल्ड सपोर्टिव क्लासरूम, पेरेंट नर्चर लर्निंग एट होम एंड कम्युनिटी प्रोवाइड रिसोर्स एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म हो गया है। आपका पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन जो पेपर है उसके सारे टॉपिक्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एंड आपका पेपर कैसा होता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।